लास्ट क्लास में बेटा हमने चैप्टर स्टार्ट किया था इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 19, ठीक है। इसके अंदर बच्चे हमने पढ़ा था कि लास्ट ईयर ये समझा हमने कि लास्ट क्लास के अंदर कि इसके अंदर जो हमारी 5 ईयर प्लान्स होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट 5 साल के प्लान्स बनाती क्यों है, प्लान का मतलब क्या होता है, इकोनॉमी किसे कहा जाता है, इकोनॉमी का मतलब क्या बताया था, इकोनॉमिक सिस्टम का, वो सिस्टम जिसके अंदर हम क्या करते हैं बेटा, अपने देश के रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं सही ढंग से, वो क्या कहलाता है, हमारा इकोनॉमिक सिस्टम कहलाता है। उसके बाद हमने इसके अंदर पढ़ा था कि 5 ईयर प्लान्स होते हैं। सर 5 ईयर प्लान्स कौन बनाता है, सोवियत यूनियन संघ के बेस पे हमने क्या बनाए थे, अपने यहाँ पे 5 ईयर प्लान्स लॉन्च करे। 5 ईयर प्लान्स का मतलब होता है कि 5 सालों के अंदर गवर्नमेंट के क्या क्या गोल्स हैं जो कि वो अचीव करना चाहती है। 5 सालों से जो लंबे प्लान्स होते हैं बेटा उसको क्या बोला जाता है, पर्सपेक्टिव प्लान के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको लास्ट क्लास में बताया। अब आज की क्लास में बेटा हम स्टडी करेंगे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। सबसे पहले आता है बेटा डेफिनेशन में कि इकोनॉमिक प्लानिंग किसे कहा जाता है। तो देखो लिखा है, इकोनॉमिक प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज मेकिंग अ मेजर इकोनॉमिक डिसीजन व्हाट हाउ एंड फॉर whom by the conscious decision of a determinate authority on the basis of comprehensive survey of the economy as a whole। बेटा हमने लास्ट क्लास में अगर याद हो 11th के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, है ना। तो वो कह रहा है कि ये जो डिसीजन होता है ना हमारी कौन लेती है बेटा, एक तरीके से गवर्नमेंट लेती है या वो अथॉरिटी जिनको सब काम दिए गए हैं, वो अपने सर्वे के अकॉर्डिंगली देखती है कि सोसाइटी को किस चीज की नीड है और उसके अकॉर्डिंगली क्या करती है, इन तीनों चीजों के नीड्स को पूरा करा जाता है। फिर कहता है सिस्टम वेयर अ सेंट्रल अथॉरिटी, इन दिस केस द प्लानिंग कमीशन। सेंट्रल अथॉरिटी है कौन सी बेटा, हमारी प्लानिंग कमीशन। नाउ इज नोन एज अ नीति आयोग। देखो बेटा हमारे यहाँ पे ना 5 ईयर प्लान्स भी क्या कर दिए गए, खत्म कर दिए गए। जब 2014 में गवर्नमेंट आई ना तो इसने 5 ईयर प्लान्स का कॉन्सेप्ट ही हटा दिया। अब पहले प्लानिंग कमीशन होती थी, उसकी जगह क्या बना दिया गया बेटा, यहाँ पे नीति आयोग बना दिया गया है। in India set us targets and mention program to be achieved within a specific period of time। अब ये नीति आयोग का काम है कि एक टाइम पीरियड दिया जाता है कि इतने टाइम पीरियड में हमें ये चीजें क्या करनी है बेटा, अचीव करनी है। For the development of Indian economy, it was necessary for the government to plan for the economy known as the economic planning। देखो सीधी सी बात है बेटा, इकोनॉमी को भी हटा दो, अगर आप कोई भी काम आप कर रहे हो एक्स वाई जेड और विदाउट प्लानिंग कर रहे हो तो क्या वो इतना अच्छा निकल के आएगा, रिजल्ट उसका नहीं निकल के आएगा। तो अगर हमें अपनी इकोनॉमी को सही ढंग से चलाना है तो गवर्नमेंट को इकोनॉमिक प्लानिंग करना क्या है बेटा, एक कंपलसरी पॉइंट है कि उसे करनी चाहिए। द पर्पस ऑफ द कमीशन इज टू केयरफुली असेस द ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री एंड टू प्रिपेयर द प्लान फॉर द इफेक्टिव यूज ऑफ द रिसोर्सेज। इसका काम क्या है बेटा, देखो दो तरीके के हमारे पास क्या होते हैं बेटा, रिसोर्सेज होते हैं। एक होता है बेटा हमारा कौन सा, ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स में कौन आ गए बेटा, हम सब, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स में कौन आ गए बच्चे, हम सब। और फिजिकल रिसोर्स क्या हो गया बेटा, जो सामान होता है हमारे पास, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं बेटा, चाइना सब देशों के अंदर कंपैरेटिवली वर्ल्ड वाइड सबसे आगे निकला हुआ है। उसका रीजन बताएगा कोई क्या है, और इंडिया इतना आगे क्यों नहीं निकला, जबकि अभी मैं पढ़ाऊंगा तो दोनों लगभग साथ साथ ही आजाद हुए हैं, ठीक है। नहीं, वहां पे बेटा जो ह्यूमन रिसोर्स है ना, आपको पता होगा इंडिया से पहले ज्यादा पॉपुलेशन किसकी थी, चाइना की थी। चाइना ने अपना ह्यूमन रिसोर्स जो है ना वो बेटा प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करा। वहां पे किसी भी बंदे को खाली नहीं बैठने दिया गया। गवर्नमेंट ने क्या कहा कि आप जो काम करना चाहते हो आप काम करो, फाइनेंशियल हेल्प कौन देगी आपको, गवर्नमेंट देगी। वहां पे ऐसे नहीं है कि मकान का ओनर आप हो, सबका ओनर कौन है वहां पे, एक सरकार है, वही चली आ रही है। वहां पे आपको पता होगा कम्युनिस्ट नहीं है कि यहाँ पे तरह के इलेक्शन होते हैं हर साल, वहां पे इलेक्शन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, एक ही है वही चला रहा है, ठीक है। बेसिकली कहने का मतलब है उन्हें अपने ह्यूमन कैपिटल को इतने अच्छे ढंग से यूज किया ना, तभी क्या कर पा रहे हैं बेटा, वो कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा चीजें बना पा रहे हैं। एक एग्जांपल समझो, ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि इंडिया के अंदर वो चीज प्रोड्यूस नहीं हो रही, या वर्ल्ड वाइड कोई और कंट्री नहीं सोच रही, वो चाइना ही सोच पाता है। चाइना ने कॉन्सेप्ट पता है क्या समझा बेटा, और वो क्यों समझ पाया, क्योंकि उसकी पॉपुलेशन ज्यादा थी। मैं आपको ना एक बेसिक सा गेम बताता हूँ, ठीक है। कॉमर्स के स्टूडेंट्स भी बैठे हुए यहाँ पे। आज की डेट में देखो, आपने देखा होगा हमारे किचन होते हैं, किचन के अंदर क्या होता है, मम्मियों के लिए बेटा हैंड टॉवल्स लगे हुए होते हैं साफ करने के लिए। पहले क्या होता था, किचन होते थे उसमें स्टील का क्या होता था, एक बर्तनों वाला स्टैंड होता था, उसी पे वो टांग लेते थे, फिर एक साइड में पड़े रहने लग गया। लेकिन जो स्टैंडर्डाइज किचन थी, अच्छी किचन थी, उसके अंदर क्या हुआ, ड्रिल होता था, एक खुटी टंगती थी, उसके ऊपर वो टांगा जाता था। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। लेकिन चाइना ने देखा यार ये ड्रिल करना तो बड़ा ही कॉन्सेप्ट ऐसा है कि टाइलें टूट जाती है उसके अंदर, ये हो जाता है। उसने क्या निकाला, वैसी ही कुटी निकाली, लेकिन उसके नीचे क्या लगा दिया बेटा, पेस्ट लगा दिया, यानी गमिंग। अब आप वो देखो क्या निकाल रहा है, आप जाओ बाजार से खरीद के लाओ, उसके पीछे से एक पन्नी उतारो और उसे जा रहा है दीवार पे पेस्ट कर दो, पेस्ट हो जाती है। अब आप उस पर कुछ भी टांग लो, मतलब आप उस पर 4-5 किलो का वेट भी टांग सकते हो। अब मैं एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ चाइना ही क्यों सोच पाया, बाकी सब क्यों नहीं सोच रहे भाई।
उसके सोचने के बाद फिर सब सोचना स्टार्ट कर देते हैं, अरे हाँ यार ये तो लोगों की जरूरत है। चाइना पता है क्यों जीत रहा है बेटा? वो काम कर रहा है लोगों की छोटी छोटी जरूरतों के ऊपर। ठीक है, जो आप छोटे से छोटा सोच सकते हो ना, या ड्रिल करने से ये हो जाएगा, चलो जी इसका सोल्यूशन निकाल दो। अब बेसिकली क्या होता था, टाइल्स में गैप आ जाता है, सीमेंट करना है, सीमेंट की जगह उसने क्या निकाल दी, एक ट्यूब निकाल दी, ट्यूब कर दो वो प्लेन हो जाता है। अब आप समझो चाइना गेम कैसे खेल रहा है भाई। वो कुटी लगभग आज की डेट में ना 10 रुपए 20 रुपए पर पीस के हिसाब से बिक रही है। ठीक है, 10 रुपए 20 रुपए पर पीस के हिसाब से बिक रही है। चाइना को भाई मुश्किल से मुश्किल वो 2 रुपए की भी नहीं पड़ रही होगी जो उसकी कॉस्टिंग है बनाने की। अब आप ये देखो चाइना गेम कैसे खेलता है, और ये आप भी सीखो इस चीज से। भैया 140 करोड़ लोग हैं भारत के अंदर। मैं कहता हूं 140 करोड़ लोग खरीद ही नहीं रहे यार, कोई भी कुछ भी नहीं खरीद रहा। इसके अंदर से बहुत मरे से मरा 10 करोड़ लगा लो, 10 करोड़ तक तो पहुंची जाएगी वो खूटी आराम से। 140 करोड़ में से पहुंची जाएगी भाई। अब भाई 10 करोड़ को उसने 10 रुपए के हिसाब से एक एक खूटी भी बेच दी। 100 करोड़ का बिजनेस एक खूटी से कर लिया। एक प्रोडक्ट बताया बस मैंने अभी आपको। समझ रहे हो ऐसे कितने प्रोडक्ट लेके बैठा है चाइना? जो आप सोच सकते हो ना, चाइना वो लेके बैठा है आज की डेट में। जो आपके दिमाग में प्रॉब्लम है वो उसका सोल्यूशन दे देगा आपको तुरंत। अच्छा आपको ये दिक्कत आ रही है, ये लो, ये दिक्कत आ रही है, ये लो। वो गेम क्या खेल रहा है, वो लोगों की जरूरतों के हिसाब से चीजें बना रहा है। वो देख रहा है कि लोगों को क्या दिक्कत दे रही है, उसके हिसाब से चीज कर दो। हम क्या सोचते हैं यार, इतनी छोटी सी चीज क्या कर लेगी, क्या मार्केट बना देगी। भाई अब मैंने बताया तो एक खूटी आपको 100 करोड़ का बिजनेस दे रही है, बाकी चीजें तो छोड़ ही दो आप। कहने का मतलब है बेटा, चाइना ने जो अपना ह्यूमन रिसोर्स था ना, वो इतने वेल मैनर्ड के ऊपर क्या करा है, यूटिलाइज किया है, कि इसीलिए वो क्या जीत पा रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे। जीत पा रहा है किसके अंदर, कोस्ट के अंदर। आप उसके जैसी कोस्ट क्रिएट ही नहीं कर पा रहे कहीं पे भी, है ना। अब फिर आता है द प्लानिंग कमीशन फिक्स द प्लानिंग पीरियड है 5 years, विच बिगन्स द एरा ऑफ 5 year प्लान। जो हमारी प्लानिंग कमीशन थी बेटा, उसने क्या करा, 5 year प्लान निकाले, जिसको टाइम दिया गया था 5 सालों का। ठीक है, अब देखिए बेटा यहां पे, अब कौन सा आ गया बेटा उसकी जगह, नीति आयोग। नीति आयोग क्या है सर? नीति विच स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति का मतलब क्या है, फुल फॉर्म याद कर लेना, आ सकती है 1 मार्क्स में। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आयोग was established in 2015 replacing 65 years old of planning commission। 65 साल से हमारे यहाँ पे क्या चल रहा था, प्लानिंग कमीशन चल रहा था, जो 5 year प्लान बताता था। उसको हटा के क्या लेके आया गया बेटा भारत के अंदर, नीति आयोग को लेके आया गया। इट इज अ पॉलिसी थिंक टैंक established with the aim to achieve the sustainable development goals with a cooperative federalism by fostering the involvement and participation of the state government of India in the economic policy making process। देखो बेटा, प्लानिंग कमीशन ने एक रोल प्ले करता था हर तरीके की पॉलिसी बनाने के अंदर, हर तरीके के प्लान बनाने के अंदर। आप मेरे को बताओगे जो प्रेजेंट गवर्नमेंट आई, इसने प्लानिंग कमीशन हटा के नीति आयोग क्यों लेके आया, जबकि 5 साल ही, मान लो इनको भी टाइम 5 साल का ही दे दिया उन्होंने। भाई इलेक्शन तो 5 साल बाद ही हो रहे हैं, उसमें तो कोई चेंज नहीं आया ना। फिर ऐसा क्यों करा गया कि प्लानिंग कमीशन को हटा के नीति आयोग क्यों लेके आ गई है? हाँ ठीक है। और देखो सीधी सी बात थी भाई, बीजेपी को बताया अगर मैं प्लानिंग कमीशन चलने दूंगा, उसमें इंप्लॉयज कौन से काम कर रहे हैं, पुराने काम कर रहे हैं। उस पुरानों में करप्ट भी बहुत सारे होंगे, जो दूसरों के साथ पार्टीज के साथ मिलकर काम कर रहे होंगे। जो हम डिसीजंस लेना चाहेंगे वो सारे के सारे डिसीजंस क्या होंगे, इधर तो लीक भी हुआ करेंगे। जो हम प्लानिंग करेंगे वो भी लीक होंगे। उसने क्या करा, वो कमीशन ही हटा दिया। वो कमीशन हटा के एक नया आयोग क्रिएट कर दिया, जिसका नाम क्या रख दिया उसने बेटा अपना, एक नीति आयोग कर दिया। उसके अंदर क्या उन्होंने स्टार्टिंग से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट करा, जिससे कि जो प्लानिंग वो कर रहे हैं वो अपने आप इंटरनली क्या रहे, एक तरीके से सिक्योर रहे, इधर उधर वो बातें क्या हो, ज्यादा ना फैले। ठीक है, इसके बाद आता है बेटा यहाँ पे, कहता है व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ 5 year प्लान इन इंडिया। कहता है जो मेन ऑब्जेक्टिव था 5 year प्लान का क्या था, टू स्पेसिफाई गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव फॉर अ 5 years ऑफ पीरियड, 5 सालों के लिए 5 year प्लान बनाना। What is the term for the long term plan that outlines what is to be achieved over a 20 years period। कहता है उस प्लान को क्या कहते हैं जो 20 सालों से भी ज्यादा, पर्सपेक्टिव प्लान है ना। From where did India borrow the concept of 5 year plan? Former Soviet Union। What is the primary role of a Niti Aayog in India economic planning? टू एच पढ़ भी लो, सीसी करते जाओगे नीचे तक। टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट की मदद से हेल्प लेके क्या करना बेटा, अपनी अचीवमेंट को पूरा करना। व्हाट वाज द प्रीडिसेसर्स ऑफ नीति आयोग। प्रीडिसेसर का मतलब होता है, नीति आयोग से पहले क्या था हमारे यहाँ पे बेटा, प्लानिंग कमीशन थी, एबीसी। पांचों का ही हो गया, ठीक है जी। चलो अब बेटा यहाँ पे देखिए, अगला टॉपिक आता है बच्चे हमारा यहाँ पे क्या,
द गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। क्या आया? द गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। अब बेटा देखो, गोल्स का मतलब होता है यहाँ पे उद्देश्य। क्या होता है? उद्देश्य। कहता है जो हम 5 ईयर प्लान्स बनाते थे उसके गोल्स क्या थे, हमें क्या अचीवमेंट करनी थी, उसके ऊपर अभी ये टॉपिक चलेगा आपका। देखिए बेटा, कहते द प्राइमरी एंड फोरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी इकोनॉमिक प्लानिंग इज इकोनॉमिक ग्रोथ। द ग्रोथ इंप्लाइज, कहते हैं देखो बेटा, पूरी दुनिया में अगर किसी भी देश से बात करोगे आप सबसे पहले क्या चाहते हो, तो उसका आंसर क्या आएगा? सर इकोनॉमी को ग्रो करना चाहते हैं ना, हर बंदा ग्रो होना चाहता है आज की डेट में। कहता है आइदर अ लार्ज साइज ऑफ सपोर्टिंग सर्विसेज लाइक बैंकिंग और ट्रांसपोर्ट। क्या क्या चाहती है एक कंट्री? या तो बेटा वो चाहती है कि उसका फाइनेंसिंग सिस्टम क्या हो जाए, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, और बैंकिंग सिस्टम स्ट्रांग हो जाए, और लार्जर स्टॉक ऑफ द प्रोडक्टिव कैपिटल, यानी जिससे आप चीजें प्रोड्यूस करते हो वो प्रोडक्टिव कैपिटल उसके पास ज्यादा हो, और एन इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल एंड सर्विसेज। अगर वो प्रोडक्टिव कैपिटल नहीं है तो हमारे पास कोई चीज ऐसी हो जिससे कि हम वो प्रोडक्टिव कैपिटल बना पाए। भाई तीन चीजें चाहिए देखो हमारे को। क्या? सबसे पहले तो पैसा, यानी फाइनेंशियली क्या हो, हम स्ट्रांग हो। दूसरा सर हमारे पास प्रोडक्टिव कैपिटल हो, और इन केस हमारे पास प्रोडक्टिव कैपिटल नहीं है तो हमारे पास वो संसाधन हो, वो रिसोर्सेज हो जिससे मैं क्या बना सकूं, प्रोडक्टिव कैपिटल क्रिएट कर सकूं अपनी इकोनॉमी में। फिर आता है इकोनॉमिक ग्रोथ कैन बी मेजर्ड बाय द इंक्रीज इन द जीडीपी ऑफ द नेशन और अ कंट्री। देखो बेटा, हम कैसे मानेंगे कि हमारा देश तरक्की कर रहा है या हमारा देश ग्रो कर रहा है, तो उसका एक सिंपल सा आंसर होता है सर जीडीपी के थ्रू। जीडीपी क्या होता है बच्चे? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। मैंने आपको पहले भी बताया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन का क्या मतलब होता है, अपनी टेरिटरी के अंदर, अपने देश की सीमा के अंदर जो भी टोटल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाता है वो क्या कहलाता है बेटा? हमारा जीडीपी कहलाता है। जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री। जो भी हमारे देश के अंदर टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उसकी जो मार्केट वैल्यू होती है एक साल के अंदर। हायर जीडीपी इंक्रीज दैट जनरल पब्लिक कैन अवेल मोर बेनिफिट्स फ्रॉम द नेशंस इकोनॉमिक पॉलिसी। जितना ज्यादा जीडीपी होगा उतना लोगों को क्या मिलेगा बेटा? फायदा मिलेगा। कोई बताएगा ऐसा क्यों? जीडीपी ज्यादा होने से लोगों को क्या फायदा मिलेगा? है? और देखो, हाँ बोलो। एम्प्लॉयमेंट देखो सिंपल सा है बेटा, जीडीपी का मतलब क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। यानी कि सर हमारे देश के अंदर प्रोडक्शन क्या चल रहा है? तेजी से चल रहा है, बेहतरीन चल रहा है, तभी वो बढ़ रहा है, उसे ग्रोथ बोला गया। सीधी सी बात है बेटा, जिस जिस इकोनॉमी के अंदर डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगी, तो वहां पे डिमांड क्या होगी? पूरी करी जाएगी, यानी सप्लाई भी क्या हो रही है उसके हिसाब से आपकी हो रही है, आपका लिविंग स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा? पूरे तरीके से चेंज हो जाएगा। अब जैसे हमने लास्ट क्लास में टॉपिक डिस्कस किया था कि इंडिया वर्सेस अदर कंट्रीज, तो हमने क्या देखा? वहां के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड हाई है। लिविंग स्टैंडर्ड हाई क्यों है? क्योंकि जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा वहां पे सप्लाई है, क्योंकि पॉपुलेशन क्या है बेटा वहां पे? कम है। यहाँ पे उल्टा चल रहा है, जितनी सप्लाई है उससे ज्यादा क्या है? कई गुना ज्यादा डिमांड है, क्योंकि पॉपुलेशन क्या है बेटा हमारे देश की? बहुत ज्यादा है। ठीक है। अब आता है इसके बाद इक्विटी। इक्विटी बेटा एक तो आपने पढ़ा होगा किसके अंदर? ये अकाउंटेंसी के अंदर। एक यहाँ पे पढ़ रहे हो। इक्विटी का मतलब होता है समानता, इक्वालिटी बेसिकली, है ना। कहता था प्रीवियस गोल फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी ओनली। जो हमने पिछला गोल पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? इकोनॉमिक ग्रोथ। उसका काम क्या था? सिर्फ इकोनॉमी को ग्रो करना। तो देखो साफ लिखा है, उसका काम किसके ऊपर फोकस करना था? सिर्फ इकोनॉमी पे। बट ओनली इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट सफिशिएंट। लेकिन बच्चे किसी भी देश के लिए सिर्फ इकोनॉमी का डेवलपमेंट होना सफिशिएंट नहीं है। क्यों? द 5 ईयर प्लान मस्ट फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी आल्सो। यानी इकोनॉमी तो ग्रो करे ही करे, लेकिन साथ साथ क्या करे बेटा? हमारी सोसाइटी को भी ग्रो करना जरूरी है। इट इज नेसेसरी टू मेक श्योर दैट ऑल द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी इक्वली एंजॉयज दिस बेनिफिट फ्रॉम द इकोनॉमी। भाई देखो सीधी सी बात है, एक इकोनॉमी है। देखो आपको मैं एक बात बताता हूँ, आज प्रेजेंट में पाकिस्तान में क्या हुआ? पाकिस्तान अगर ग्रो भी कर रहा है ना, वहां के लोग जो है उनसे सेटिस्फाई नहीं है। उसका रीजन पता है क्या है? भैया पाकिस्तान के ग्रो से ना वहां के लोगों को फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि वो रिसोर्सेज वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। अब देखो क्या हुआ, अभी सिर्फ लड़ाई का तो पता नहीं होगी नहीं होगी, लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो क्या हुआ कि जब लग रहा है कि पूरे पूरे चांसेस है लड़ाई होगी, तो उन्होंने क्या करा? देखो भरोसा कैसे टूटता है। वहां का भरोसा ये टूटा कि वहां पे जितने भी लोग बड़े बड़े थे उन्होंने अपनी फैमिलीज को क्या कर दिया? वहां से शिफ्ट करवा दिया फॉरेन कंट्रीज के अंदर। यानी इवन वहां के जो मिलिटेंट्स हैं, मिलिट्री के लोग हैं, उन्होंने भी अपनी फैमिली को क्या कर दिया बेटा? वहां से दूसरी कंट्रीज में। तो लोगों का भरोसा क्या होगा भाई? अपने बंदे ही नहीं भेज रहे हैं, इसका मतलब टेंशन है यहाँ पे। तो दूसरा छोड़ो, मिलिट्री के अंदर से और बड़े बड़े जो बड़ी पोस्ट पे लोग हैं, 5,000 रिजाइन आए हैं पिछले 3 दिनों में पाकिस्तान में। मतलब रिजाइन मांग रहे हैं लोग कि भैया हमें नौकरी छोड़नी है, लेकिन छोड़ने नहीं दे रहे हो। समझ आ रही है? तो जब आप ऐसे काम करोगे तो लोगों का भरोसा क्या हो जाएगा? इकोनॉमी के ऊपर। अपने आप गवर्नमेंट से हट जाएगा, वैसे तो पहले ही नहीं करते वो।
अब क्या हो जाएगा, और ज्यादा बेकार हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर सिर्फ आपकी इकोनॉमिक तो ग्रो कर रही है लेकिन लोगों तक वो चीजें नहीं पहुंच पा रही है, तो उस डेवलपमेंट का कोई भी बेनिफिट नहीं होता। अब देखो यहां लिखा है, इन एडिशन टू द प्रीवियस थ्री गोल्स, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रियलाइजेशन, इक्विटी इज आल्सो इंपॉर्टेंट। देखो बेटा, हमने क्या कर लिया, ग्रोथ कर ली, मॉडर्नाइज हो गए, अपने ऊपर निर्भर हो गए, लेकिन इसका फायदा कब मिलेगा, जब ये सारी चीजें इक्वली सबके अंदर क्या हो, डिस्ट्रीब्यूट भी हो। अगर ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगी तो इसका कोई बेनिफिट नहीं है। आगे लिखता है, इक्विटी कंसंट्रेट ऑन एंश्योरिंग दैट द ऑल द सिटीजंस ऑफ द नेशंस हैव देयर बेसिक नीड्स फॉर क्लोथिंग शेल्टर प्रॉपर्ली मेट। देखो इक्विटी का मतलब ये नहीं है कि सबको अंबानी बना दो, ठीक है ना, ये नहीं है इसका मतलब कि सबको एक जैसा बना दो। इसका मतलब ये होता है कि बेटा जो हमारी बेसिक नीड्स है ना, रोटी कपड़ा मकान, ये बेसिक फैसिलिटीज हर किसी तक पहुंच पाए, इसे बोला जाता है समानता, ठीक है। It also tries to reduce the inequality and wealth gap in the society. In short, equity aims at raising the standard of living of people and promoting the social justice. इसका मेन काम क्या है बेटा, लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना और सामाजिक न्याय दिलाना। देखो इसके अंदर ना आप बेसिकली यहाँ पे एक टर्म आएगा मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या है बच्चे, मॉडर्नाइजेशन का मतलब है एडॉप्शन ऑफ अ न्यू टेक्नोलॉजी। कोई भी देश मॉडर्नाइज कब कहलाता है, जब उस देश के अंदर क्या आती है बेटा, नई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की जाती है, तो हम बोलेंगे कि वो देश क्या कर रहा है, मॉडर्नाइज हो रहा है। कहता है मॉडर्नाइजेशन रेफर्स टू द इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इनटू द इकोनॉमी। इट हेल्प्स इन रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल इन द सोसाइटी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज आएंगी तो बेटा लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा बच्चे, वहां पे हाई होगा। Inventions, advancements, and innovation in technology play a vital role in the growth of our economic and increasing the output. Modernization include। अब देखो मॉडर्नाइजेशन को ना हमें सिर्फ क्या लगता है कि मॉडर्नाइजेशन का मतलब है ये कपड़े पहन लिए, चश्मे लगा लिए, गाड़ी ले ली, ये मॉडर्नाइजेशन नहीं है किसी भी इकोनॉमी का। बेसिकली मॉडर्नाइजेशन में दो चीजें लेके जाती है। पहला, अडॉप्टिंग अ न्यू टेक्नोलॉजी, मतलब the main aim of modernization is to increase the production of goods and services by using a new technology. For example, the introduction of technology in agriculture resulted in increase the output। देखो सीधी सी बात है बेटा, आज एग्रीकल्चर तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है, उसका कारण क्या है, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन आ रहा है, वहां पे टेक्नोलॉजी आई है, ठीक है। उसके बाद कहता है, एंड ओवर द इयर्स इंडियन इकोनॉमी हैज आल्सो विटनेस अ राइज इन द आईटी सेक्टर ड्यू टू द मॉडर्नाइजेशन। देखो बेटा सॉफ्टवेयर के अंदर ना इंडिया मेरे ख्याल से वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट पे आता है आज की डेट में, ठीक है। और उसका आईटी हब कौन सा है, हमारा बेंगलोर है, ठीक है। सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरिंग हो गई, आईटी डिपार्टमेंट हो गया, उसके अंदर इंडिया ने क्या करा है बेटा, पिछले कुछ सालों के अंदर बहुत तेजी से ग्रोथ दिखाई है अपने यहाँ पे। फिर कहता है चेंज इन द सोशल आउटलुक। कहता है मॉडर्नाइजेशन आल्सो नीड्स चेंज इन द सोशल आउटलुक सच एज वुमेन एम्पावरमेंट और प्रोवाइडिंग इक्वल राइट्स टू द वुमेन। देखो एक चीज और करी गई कि अगर आपको सिर्फ समाज को मॉडर्नाइज करना है तो एक ही नहीं होना चाहिए कि आप टेक्नोलॉजी हाई ले आओ। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है कि जो महिलाएं हैं उनको भी क्या दिया जाए बेटा, इक्वल पढ़ने का ऑप्शन दिया जाए, उनको अच्छे से पढ़ाई लिखाई जॉब वगैरह सबकी अपॉर्चुनिटी दी जाए। अब जो लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है ना, ये राइट मांगने का टाइम और 10 साल बाद बॉयज का आ जाएगा। समझ रहे हो, जिस तरीके से कंडीशन चल रही है एम्पावरमेंट के नाम पे, 10 साल बाद आप देखोगे गवर्नमेंट बॉयज के लिए निकाल रही होगी ये पॉलिसीज, ठीक है, क्योंकि सब उथल पुथल हुआ पड़ा है। ये एक्चुअल में गवर्नमेंट ने निकाला था बेटा सबके प्लस के लिए, यानी कि पॉजिटिव सेंस के अंदर, लेकिन उसका यूज क्या हो रहा है आपको पता है आज की डेट में, बहुत ही नेगेटिवली चली गई हैं चीजें दोनों तरफ से, बॉयज की तरफ से भी और गर्ल्स की तरफ से भी। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब था अच्छे से पढ़ाई लिखाई हो, अच्छे से वो साक्षर हो सके और अच्छे से क्या कर सके, वो अपनी जॉब कमा सके। A society can be more prosperous or civilized if it uses the talent of women employees in the workplace। कहता है सोसाइटी जो है ना वो एक खुशनुमा सोसाइटी बनेगी और सिविलाइज बनेगी कब, अगर उन वुमेन्स को एम्प्लॉय के तौर पे वर्क प्लेस पे अच्छे तरीके से क्या दिया जाए, काम दिया जाए या काम करवाया जाए उनसे, ठीक है। फिर आता है बेटा क्या, सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या होता है, सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है बेटा आत्मनिर्भर होना। क्या होना, आत्म, ठीक है। कहता है पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से पहले इंडियन इकोनॉमी बिकम टू रिलायंट ऑन द इंपोर्ट। किसके ऊपर रिलायंट होती थी, भरोसा किस पे था, मतलब हम किस पे डिपेंडेंट थे, इंपोर्ट के ऊपर। रीजन क्या बताए थे बच्चे मैंने, एक तो हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं थी, इंडस्ट्रीज थी नहीं कि हम अपने देश में कुछ बना सके, तो सब कुछ कहां से, बाहर से मंगाना पड़ता था, इंपोर्ट ज्यादा था। Therefore, for the 7 edition of a 5-year plans, government encourage self reliance। 7 एडिशन का मतलब हो गया 7 इंटू 5 35 साल। 35 साल गवर्नमेंट ने किसके ऊपर फोकस किया बेटा, सेल्फ रिलायंस के ऊपर फोकस किया। सेल्फ रिलायंस मींस एनीथिंग दैट इंडिया इज कैपेबल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिकली
will not be imported, especially food, agriculture products. In nutshells, सेल्फ रिलायंस मीन्स डेवलपमेंट थ्रू द डोमेस्टिक रिसोर्सेज। आज हम इसको जानते हैं मेक इन इंडिया के नाम से। जो आज प्रेजेंट गवर्नमेंट है सेल्फ रिलायंस के कॉन्सेप्ट को किस नाम से चला रही है बेटा? मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया मतलब जो चीजें आप बाहर से इंपोर्ट करते हो अगर आप अपने देश में बना सकते हो तो आप अपने देश में बनाओ, बाहर से उसका इंपोर्ट ना किया जाए। देखो स्टार्टअप जो है ना बेटा आज की डेट में मैं आपको बताऊं, खुद इमेजिन करके देख लो जोमेटो, ठीक है, उसके बाद मान लो जोमेटो के बाद ये कौन से रूम्स कौन से हैं ये जो देता है, ओयो। अगर इनके बिजनेस मॉडल्स देख लोगे ना और 5-7 सालों में जितना इन्होंने कमाया है भाई, अच्छे से अच्छे बिजनेसमैन, अच्छे से अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति, मगर टॉप डिग्री भी लेके बैठोगे ना जिंदगी में नहीं कमा पाओगे। ठीक है ना, 900 करोड़, 1000 करोड़, 5000 करोड़ एक मजाक का गेम नहीं है। सुनने में लगता है क्योंकि हम शार्क टैंक में सुन लेते हैं 2-4 हजार करोड़ तो हम उसी में खुलच हो जाते हैं, लेकिन 2-4 हजार करोड़ कमाना ना एक अपने आप में कुछ बात है। और इन्होंने सबने किससे कमाया है बेटा? स्टार्टअप से कमाया है। ठीक है, आप मैंने आपको क्या बोला, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ अ कॉमर्स आपको देखना चाहिए उसके अंदर कैसे कैसे लोग आ रहे हैं भाई। एक आंटी आई थी लास्ट ईयर, ठीक है, उन्होंने क्या करा, अचार का बिजनेस अपने घर से स्टार्ट किया। वो आज बिजनेस 137 लास्ट जब दिखाया उन्होंने 137 करोड़ का बिजनेस है वो। अचार का बिजनेस 137 करोड़ रुपए का, ठीक है ना, 137 करोड़ रुपए एक अमाउंट होता है। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मतलब है जो स्टार्टअप्स है ना आने वाले टाइम में क्या है, देखो मैं आपको बार बार क्या समझाता हूँ बच्चे, इंडिया एक ऐसी इकोनॉमी है, मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ। विवेक विहार जाते होगे, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी बनी हुई है आईपी, इसके लेफ्ट हैंड पे कार्ट स्टार्ट हुई है पियेंगे। क्या हाल करा भाई उस बंदे ने? बढ़िया तो है, लेकिन उसने देखो एक कार्ट से क्या कमाल कर दिया। एक कार्ट के ऊपर आके 30-40 बंदे एक बार वेटिंग में खड़े हो जाए तो एक मायने रखती है ना चीज। और ये कार्ट ही फैशन में चल रही है आज की डेट में। और आपको लगता क्या है भाई ये बिजनेस क्या कर रहा है, कार्ट चला रहा है? भैया ये कार्ट वाले ही आपको दिखेंगे आज आने वाले टाइम में। ठीक है, ये छोटे छोटे बिजनेस लगते हैं, ये छोटे बिजनेस क्या स्टार्टअप्स होते हैं, और आप देखोगे पियेंगे ये अपनी फ्रेंचाइजी बांट रहा है थोड़े टाइम बाद। ठीक है, और यही बिजनेस बन जाएगा 200 करोड़ 500 करोड़ रुपए का। ये लोग बेटा वो हैं जिन्होंने किसी भी काम को क्या है छोटा नहीं समझा। ठीक है, हर काम को क्या लेके चलते हैं, इक्विवेलेंट लेके चलते हैं। आपने वीडियो देखी होंगी, मैं ही नहीं देखता आप भी देखते हो, इंस्टा पे एक बंदा आता है बेटा बीएमडब्ल्यू के अंदर आता है, इस लाल क्वार्टर के अंदर, वो भी कॉफी बेचता है। ठीक है, और अच्छे घर से है, मतलब रिच फैमिली से, जब बीएमडब्ल्यू में आ रहा है तो भाई हल्का बंदा तो होगा नहीं, कार चलाने आता है अपनी, क्योंकि उसका पैशन है। और कार्ड पे इतनी भीड़ है उसकी भाई साहब, रोज के 10-15 हजार रुपए कमा लेता होगा वो। अब 10-15 हजार का मतलब समझ रहे हो, महीने के 4.5-5 लाख रुपए होते हैं। समझ रहे हो, आईआईटी करने के बाद नहीं मिलते 5 लाख रुपए। वो कार्ड पे चला रहा है अपना, और सुबह शाम का 5 घंटे का काम है, 3-4 घंटे का। कहने का मतलब बेटा यह है कि जो फ्यूचरिस्टिक है ना इंडिया का फ्यूचर क्या है बेटा, और दिल्ली के अंदर स्पेशली, दिल्ली किस लिए जानी जाती है, दिल्ली के अंदर 90-80% लोग ही बिजनेस क्लास हैं। यहाँ पे जॉब पर्सन आपको बहुत कम मिलेंगे, और जो थे सारे कहाँ शिफ्ट हो गए, दिल्ली एनसीआर के कोनों में चले गए, नोएडा वगैरह, यहाँ पे सब मिलेंगे आपको बिजनेस क्लास मिलता है। तो बेसिकली आपका भी क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो सेल्फ रिलायंस बोला है ना बेटा, सेल्फ रिलायंस उसी का पार्ट है। अपने ऊपर डिपेंडेंट हो, जो चीजें खुद बना सकते हो बाहर से ना लेके क्या करो, उसको अपने यहाँ पे ही बनाना स्टार्ट करो। सेल्फ रिलायंस वाज एनकरेज ड्यू टू 2 रीजंस। क्यों करा जाता है बेटा सेल्फ रिलायंस? ठीक है, पहला टू रिड्यूस फॉरेन डिपेंडेंस। एक तो फायदा क्या मिलेगा सर, जब तक मैं अपने देश में कोई चीज नहीं बनाऊंगा तो मेरे को किस पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, सामने वाले पे। एक स्टोरी बताता हूं, वो पहले चैप्टर में मिस हो गई। एक बार क्या हुआ बेटा कि इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई चली। ठीक है ना, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई में क्या था कि उस टाइम पे हम फूड के लिए डिपेंडेंट थे, किसके ऊपर, अमेरिका के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे फूड का प्रोडक्शन था ही नहीं। हमारे यहाँ पे बहुत कम मात्रा में होता था डिपेंडिंग ऑन आवर पॉपुलेशन। तो उस टाइम पे अमेरिका ने धमकी दी थी कि आप अगर आप लड़ाई बंद नहीं करोगे पाकिस्तान के साथ तो हम क्या करेंगे, आपकी फूड की सप्लाई रोक देंगे, जैसे आज हमने पानी की रोकी है। तो उस टाइम पे ना चाहते हुए इंडिया को क्या करना पड़ा था बेटा, बंद करनी पड़ी। लेकिन आज प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट फूड प्रोड्यूसर है। दूसरा, अपने देश के अंदर तो उसके पास बफर स्टॉक पड़ा ही है, अति का पड़ा है खाने पीने का। बाहर के कम से कम नहीं तो 50 से ज्यादा कंट्रीज को हम क्या कर रहे हैं बेटा आज की डेट में, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, खाने पीने का सामान हमारे यहाँ से उनको जाता है। तो आज इससे बेनिफिट पता है क्या मिलता है, जब आप इतना अच्छा काम कर लेते हो ना आपको डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता। देखो आज क्या हुआ, आज लड़ाई होने के चांसेस हैं, सारे देशों को मोदी जी ने तो नहीं कहा हमारा साथ देने आओ, लेकिन सब अपने आप ही आ गए ना। रीजन, एक वैल्यू बनाई हुई है अपनी, हम किसी पे ऐसे डिपेंडेंट नहीं है कि तुम अगर नहीं होगे तो हम मर जाएंगे या कुछ हो जाएगा। और पावरफुल कंट्रीज कौन सी साथ दे रही है भाई, 3-4 ही बहुत थी, उसमें सारी आ रही है। यूएस हो गया, उसके बाद रशिया हो गया। ठीक है, ये दोनों ही अपने आप में वैसे तो देखो, पाकिस्तान के हिसाब से तो वैसे जरूरत ही नहीं है इन लोगों की भी, अभी अपनी बहुत है। लेकिन अगर देखा जाए पावरफुल, क्यों उसके साथ उतरेगा कौन, चाइना। ठीक है, चाइना ऐसा देश है भाई, कभी किसी का नहीं हुआ शुरू से लेके आज तक, हिस्ट्री उठा के देख लो पढ़ के, उसने कभी किसी का साथ नहीं दिया।
लेकिन ये क्या करता है, अभी भी पाकिस्तान को आगे कर देगा। उसका मेन कॉन्सेप्ट पता है क्या, पाकिस्तान को अपने अंडर लेना। वो पाकिस्तान की पूरी जमीन हथिया के अपने अंडर लेना चाहता है। उससे क्या हो जाएगा, वो इंडिया के नियरेस्ट आ जाएगा। समझ रहे हो, उसको पाकिस्तान की हेल्प नहीं करनी इस टाइम पे। पाकिस्तान उसकी क्यों मानता है बेटा, रीजन ये है कि पाकिस्तान पूरा का पूरा कर्जे में डूबा हुआ है उससे, क्योंकि सारा का सारा लोन, हथियार, अभी भी जो हथियार आ रहे हैं वो सारा कौन दे रहा है उसको, चाइना दे रहा है, और उधर से कौन भेज रहा है, टर्की भेज रहा है। ठीक है, वो दोनों भेज रहे हैं, लेकिन उनके बीच में जो तीन देश बैठे हैं, कौन कौन से बैठे हैं बता, एक तो दो महीन में लगा लो, एक बांग्लादेश, बांग्लादेश हटा दो, उसके बाद बलूचिस्तान, और उधर बैठा अफगानिस्तान। ये दोनों ऐसे हैं जो इंडिया के फेवर में, क्योंकि इंडिया इनको देता है सपोर्ट। तो अगर लड़ाई छिड़ती है, जब तक चाइना उधर से आएगा ना, तो इधर से ये जो और सबसे खतरनाक और है, वो खैर हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर उसने कर दिया तो पाकिस्तान वैसे नहीं बचता, वो है तालिबान। ठीक है, सबसे खतरनाक कंट्री है वो अपने आप में। तो ये तीनों कंट्री किसके फेवर में चल रही है, और ये कहां पे है, बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर पे लगी हुई है तीनों, और तीनों किसके फेवर में चल रही है, इंडिया के फेवर में, क्योंकि इंडिया ने इनको बहुत सपोर्ट करा है। तो बेसिकली कहने का मतलब यही होता है, इंडिपेंडेंट रहने का फायदा यह है कि फ्यूचर में अगर कोई ऐसी चीज होती है तो आपको किसी की सुननी नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब यहां पे इसके बाद आता है बेटा, टू अवॉइड फॉरेन इंटरफेरेंस। देखो, अब फॉरेन इंटरफेरेंस का मतलब क्या आया, कि सर अगर मैं अपने देश में सारी चीजें बनाता हूं और मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूं, तो हमारी इकोनॉमी के डिसीजन में बाहर वाले कोई भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकते, जो मेरे को करना है। आज देखो, कोई देश है कि यहाँ पे फोन करके कह दिए पाकिस्तान से लड़ाई नहीं करनी तुम्हें, हम तुम्हारा ये रोक देंगे, है ही नहीं। क्योंकि क्या हो गया, आप आज की डेट में बेटा सेल्फ रिलायंस हो गए, हर चीज अपने देश के अंदर आप बना रहे हो। कहता है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज अफ्रेड दैट डिपेंडेंसी ऑन द फॉरेन कंट्रीज फॉर फूड सप्लाई, कैपिटल, टेक्नोलॉजी में इंक्रीज फॉरेन इंटरफेरेंस इन द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द कंट्री। देखो सीधी सी बात है, आप किसी की हेल्प करते हो, ठीक है ना, कभी देखना, मान लो किसी के घर में शादी है, किसी ने 5 लाख रुपए दे दिए हो हेल्प के लिए, 10 लाख रुपए, तो ऐसे लगेगा वही रूल कर रहा है पूरी शादी। वो अपने डिसीजन थोपेगा जा जाके, अरे भाई साहब ऐसे नहीं, ये कर लो, ये कर लो, क्यों, उसने पैसा लगा रखा है। तो सेम यहाँ पे कंडीशन है कि अगर किसी कंट्री ने बच्चे आपकी हेल्प कर रखी है या आप उसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो आपके डिसीजन मेकिंग में वो अपना क्या करेगा, पूरा पूरा रोल प्ले करेगा। इसी वजह से इंडिया ने क्या करा बेटा, सेल्फ रिलायंस हुआ। एक सबसे बड़ी चीज बताओगे जो इंडिया आज खुद ही मैन्युफैक्चर कर रहा है, जिसके अंदर इंडिया अब धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा है फ्यूचर के अंदर, बेटा आर्म्स के अंदर। ठीक है, आर्म्स क्या, जो मिलिट्री के आते थे ना, जो बाहर से, आपने देखा होगा रफेल हमने खरीदे बहुत सारे, ऐसी चीजें हम इंडिया में बनाई जा रही हैं जो कि बाहर एक्सपोर्ट होंगी आने वाले टाइम के अंदर। ठीक है, एक से एक जो चीज बनाई जा रही है ना, देखो मैंने आपको बताया अभी, अभी जो इसरो है हमारा, ठीक है, जो इसरो है, इसरो एक ऐसा संगठन बन चुका है बेटा, उससे पहले वर्ल्ड में नंबर 1 पे चल रहा था नासा। आज आप ये लगा लो, सबसे एक वो आई थी ना मिशन मंगल, अगर उस मूवी को आपने देखा होगा किसी ने, तो उसमें क्या दिखाया गया है, इंडिया जो फेमस था पूरे वर्ल्ड में जुगाड़ के लिए, कि जुगाड़ हो जाता है यहाँ पे, उन्होंने उसी जुगाड़ से वो एयरक्राफ्ट भेजा था, और अब तक का पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे कम कॉस्ट में जाने वाला चंद्रयान था वो, सबसे कम कॉस्ट में। तो इंडिया आज जो इसरो जाना जा रहा है, किस लिए जाना जा रहा है, कम से कम कॉस्ट में, चीपेस्ट कॉस्ट के अंदर हम अंतरिक्ष तक जा रहे हैं। तो अब जो नासा है ना, वो इंडिया से हेल्प मांग रहा है कि भैया हमें तरीका बताओ, आप क्या टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो कि इतनी कॉस्ट एफिशिएंट तरीके से आप वहां पे पहुंच जाते हो। ये बताया गया बेटा, नासा से आधी कोस्ट में पहुंच गए थे हम वहां पे। ठीक है ना, तो इसलिए क्या हो रहे हैं बेटा, हम आगे दुनिया के अंदर क्या हो रहे हैं, पॉपुलर होते चले जा रहे हैं अभी आने वाले टाइम में। अब देखो यहाँ पे 4 गोल्स हैं बेटा, क्या, ग्रोथ, इक्विटी, सेल्फ रिलायंस और मॉडर्नाइजेशन। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग गोल्स ऑफ अ 5 year प्लान एम टू रिड्यूस वेल्थ इनइक्वालिटी, एंश्योर बेसिक नीड्स फॉर इक्विटी, समानता लेके आना है ना। What does the goal of modernization in 5 year plans primarily involve? Incorporating technology into the. Why was self-reliance encouraged in post-independence India through 5 year plans? To reduce the foreign. Sorry. Which economic measure is used to indicate the success of goal growth in 5 year plans? Okay, increase in. भाई कैसे पता चलेगा इकोनॉमी ग्रो कर रही है, अगर आपका जीडीपी बढ़ेगा तो। What is the primary aim of self-reliance? फिर से सी आ जाएगा क्या बेटा, टू रिड्यूस फॉरेन। ठीक है,